हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल स्टैग्स और ओटागो वोल्ट्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है मकलीनबाग नेपियर में। इसके पहले हमने वेवन मैच का भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इस ग्राउंड पे लास्ट मैच भी हुआ था जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, जो हमने कवर भी करा था। और लगातार दो होम मैचेस खेलने को मिल रहे हैं वहाँ इन दोनों, मतलब सेंट्रल स्टेट्स को। इन दोनों टीमों के बीच में ऑब्वियसली इस सीजन में कोई T20 का मैच नहीं हुआ है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 3-2 से आगे चल रही है। ओटागो की तरफ से जब से फॉक्सट्रोट वापस आए हैं तब से उनकी चीज़ें बदली हैं, ये तो आप देख ही सकते हो हर फॉर्मेट में ही। लेकिन उसके पहले तक ओटागो काफ़ी ख़राब टीम रही है और अनडाउटेडली वीकेस्ट टीम रही थी टॉप 6 टीमों, मतलब 6 टीमों में से, टॉप नहीं 6 टीमों में से। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छी टीम हुआ करती थी, तो इसीलिए मतलब पिछले सीजन के पहले तक लगातार मैचेस उन्होंने जीते थे इस फिक्चर में। लेकिन पिछले सीजन में 2 मैचेस लगातार जीत के रिसेंट टाइम्स में ओटागो ने काफ़ी बढ़िया कमबैक करा है इस फिक्चर में। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं 2021 वाले इस मैच से। 3 साल पुराना मैच है। 17 ओवर का मैच था। ओटागो ने बनाया था 145 रन। करंट स्क्वाड में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जिनकी हम बात कर सकते हैं। टिकनर के हालांकि 3 विकेट्स हैं। अजाज, ब्रेसवेल, क्लार्कसन के यहाँ पे 2 विकेट्स रहे हैं। अजाज की इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स अच्छे थे, हमने बात करा था, आपको याद होगा। लेकिन उन्होंने विकेट नहीं निकाला था लास्ट मैच में। बॉलिंग सेकंड में हमने उनको इग्नोर करने के लिए भी बोला था वैसे तो। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे चेस कर लिया था, जिसको लीड किया था यंग ने। इस नाम को नोटिस करना है आगे भी। क्लार्कसन ने बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे मैच जीत लिया। अगला मैच जो कि डनरडन में हुआ था, इस बार भी ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी, लेकिन इस बार बल्लेबाजी काफ़ी बढ़िया करी उन्होंने। 184 का टोटल खड़ा किया, 4 विकेट सिर्फ खो के। ब्रेसवेल, इन्होंने पिछले मैच में विकेट निकाला था एक, यहाँ पे 1 विकेट है। रदरफोर्ड ने यहाँ पे लीड किया था बैटिंग से। सेंट्रल ने यहाँ पे चेस कर लिया उस रन को भी, और वो यहाँ पे भी 19th ओवर तक ही मैच गया उनका। क्लेवर ने लीड किया था, बाकी ग्रे नहीं अवेलेबल है। बॉलरों में से बेकन और डफी के आपको परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाते हैं। बेकन को रिसेंट टाइम्स में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है और ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो स्क्वाड में नहीं है। अगला मैच यहाँ पे सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करी और आपने देखा लगातार 2 मैच यहाँ पे जीती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम चेस करते हुए। पहले मैच पे हमने जो नोटिस करा कि ओटागो ने ठीक ठाक से स्कोर बनाया था, लेकिन 17 ओवर का मैच है तो अब उसको अच्छा भी कहेंगे। सेंट्रल ने चेस कर लिया। उसके बाद ओटागो ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, सेंट्रल ने वापस से चेस कर लिया। इस बार सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करी और अच्छा स्कोर खड़ा किया। लीड करने वाले प्लेयर्स फिर से क्लेवर और ब्रूस हे के स्कोर भी थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से आपको गिब्सन और डफी देखने मिल जाते हैं। रदरफोर्ड जनरली रेगुलरली बॉलिंग कराते नहीं है। ओटागो का इस बार हो गया बैटिंग कोलैप्स। 17 ओवर में 127 रन निपट गए। लीड करने वाले बॉलर ब्लूज थे। ब्रेसवेल का कंसिस्टेंटली एक आध करके विकेट है और लेनॉस का भी 1 विकेट। और ये मैच नेपियर में हुआ था और ये आखिरी मैच भी है जो नेपियर में हुआ है। इसके बाद से ओटागो की चीज़ें बदली हैं। पिछले सीज़न के पहले तक ये रहा है इस फिक्चर में कहानी। पिछले सीज़न में जब से फॉक्सक्रोफ्ट वापस आए हैं चीज़ें बदली हैं काफ़ी फिक्चरों में ओटागो के लिए। यहाँ पे भी वो चीज़ हुआ है। ओटागो ने पहले बल्लेबाजी किया और बनाया था 166, बहुत ज़्यादा टोटल तो नहीं है पिछले 2 मैच के कंपैरिजन में, जहाँ पे फॉक्सक्रोफ्ट ने ऑब्वियसली लीड करा। बॉलर में से क्लार्कसन का नाम हमें देखने मिलता है, जिनको मैंने पहले भी नोटिस किया है। रैंडल टूल नहीं खेल रहे हैं। लेनॉस का 1 विकेट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाए, जहाँ पे विगिंस के स्टार्ट से यंग, ब्रूस, विल क्लार्क ने भी कुछ परफॉर्मेंसेस करे थे और बेकन का यहाँ पे 5 विकेट आया था, जिसके वजह से यहाँ पे मैच जीती ओटागो की टीम। नहीं तो एक टाइम पे बहुत आराम से जीत रही थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, लेकिन लास्ट 2 ओवर में मेरे ख्याल से 4 या 5 विकेट निकाला था बेकन ने, मेरे को अभी भी याद है। माइकल अवेलेबल नहीं है, ये कैंटरबरी की टीम में खेलते हैं। और लॉक्रोस का 1 विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में डनरडन में हुआ था। इस बार भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी, 187। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एज बैटिंग साइड, मोस्ट ऑफ द नहीं, हमेशा ही इस फिक्चर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एज ए बैटिंग साइड तो अच्छा चली है। मतलब उनका बैटिंग अभी तक हमने कम स्कोर उनका होते हुए नहीं देखा। इस बार भी यंग के स्कोर्स हैं, ब्रूस के नाम है, क्लार्कसन का परफॉर्मेंस है। मुलर बॉलिंग फर्स्ट में मोस्टली अच्छा करते हैं, विकेट्स निकालते हैं। ये यहाँ पे भी 3 विकेट से। लेकिन ओटागो ने इस रन को भी चेस कर लिया, फिर से फॉक्सक्रोफ्ट ने लीड किया। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत क्लोज मैच चल रहा था और यहाँ पे भी majority ऑफ द टाइम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आगे चल रही थी। मैच को जितवाया था लॉक्रोज ने और दोनों लगातार मैच में बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना कि किनारे पे जाके मैच हारी है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम। लॉक्रोज ने यहाँ पे 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बना के मैच को जितवाया। अब 3 बॉल बाकी रहे थे, तो 2 लगातार क्लोज मैचेस थे और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इस फिक्चर में डोमिनेटिंग रही है। जहाँ पे वो मैच हारे भी हैं वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने डोमिनेट करा है। लास्ट मोमेंट पे जाके ओटागो ने मैच जीता है और अपने 2 बॉलरों के ऊपर डिपेंड करके। एक बार मैथ्यू बेकन विद द बॉल, एक बार बेन लॉक्रोज विद द बैट। बाकी
लिनॉक्स और अजाज ने भी यहाँ पे विकेट्स निकाले थे। तो ये फिक्सचर में रन्स तो यहाँ पे देखो बने हैं। एक मैच ऐसा गया है जो कि नेपियर में था, जहाँ पे कल का मैच होने भी जा रहा है। उस एक मैच को छोड़ के यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे रन्स बने हैं। ओटागो जब पहले मैच हारी भी थी तब भी उन्होंने अच्छे स्कोर्स बनाए थे। देखो यहाँ पे 184 बनाया था उन्होंने, यहाँ पे भी 145 17 ओवर में, तो ठीक ठाक सा स्कोर था। और सेंट्रल की बैटिंग तो अच्छी रही ही है। ओटागो ने लास्ट जो 2 मैचेस जीते हैं बहुत ही क्लोज मैचेस जीते हैं, लेकिन जीते हैं जो बड़ी बात है। और उनके 2 प्लेयर्स ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस करा, एक ने विद द बॉल मैथ्यू बेकन ने, एक ने विद द बैट बेन लॉक्रोज ने। लेकिन जिस प्लेयर के आने के बाद ये फॉर्चून जो है बदला है ओटागो की तरफ से, वो है डीन फॉक्सक्रोफ्ट। पिछले सीजन के दोनों ही मैच पे इन्होंने रन बनाए, ठीक है, एक में 66 और एक में 46 नॉट आउट। तो इनके आने के बाद काफ़ी सारे फिक्चरों में ओटागो की लिए किस्मत बदली है और यहाँ पे भी वो चीज़ हमें देखने मिल रहा है। कुछ ज़्यादा बॉलरों का परफॉर्मेंस हमें देखने नहीं मिल रहा है इस फिक्चर में। कुछ मैचेस में शायद बॉलरों ने विकेट्स निकाले भी होंगे, कोई एक सिंगल बॉलर उभर के आया भी होगा, लेकिन उसका खास इफेक्टिवनेस नहीं रहा है और इसीलिए इस फिक्चर में हम बहुत रन भी बनते हुए देख रहे हैं। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएंगे तो कुछ नाम आपको देखने मिल जाएंगे, जिनमें से रदरफोर्ड का है। जनरली बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते नहीं है, लेकिन इस फिक्चर में कुछ नाम आपने इनके देखे हैं, एक बड़ा स्कोर भी देखा है। अच्छा, इसके पहले मैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस पे आ जाऊँ, मैं नेपियर वाले मैच को थोड़ा फोकस में रखना चाहूँगा, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है। यहाँ पर हमें सेंट्रल ने पहले बैटिंग करते हुए देखा हमने, 180 का स्कोर उन्होंने बनाया। मेजर परफॉर्मर्स क्लेवर, ब्रूस विद द बॉल विद द बैट, और बाकी रदरफोर्ड बैटिंग से तो नहीं चले थे, लेकिन उन्होंने एक विकेट निकाला था गिब्सन और डफी के साथ। तब जाके गिब्सन उतना अच्छा उनका यूज़ नहीं होता था, कुछ बॉलिंग मिलती थी और बहुत नीचे बैटिंग भी आते थे। अभी तो चलो उनका बहुत बढ़िया यूज़ होता है। ओटागो ऑल आउट हो गई थी 127 रन पे, जहाँ पे ब्रूस ने बॉलिंग से लीड किया था। और भी कोई बॉलर रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, और ब्रेसवेल और लिनॉक्स के बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थे। अच्छा, समराइजन पे हमने रदरफोर्ड का नाम देखा है ओटागो से। रिसेंट 2 मैच में ऑब्वियसली आप फॉक्सक्रोफ्ट को भी कंसीडर कर सकते हो, और विल यंग और टॉम ब्रूस के भी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, इन दोनों का नाम भी हमने पास्ट में देखा है। इसके अलावा डेन क्लीवर को भी आप थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो। T20 में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है अभी भी उनके परफॉर्मेंसेस। और मेरे ख्याल से कल के मैच में कीपर सेक्शन में यही डिफॉल्ट कीपर होने वाले हैं, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्गर फॉर्मेट में स्पेशली 4 ट्रॉफी में इनके परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। बॉलिंग पे अजाज पटेल का थोड़ा बहुत नाम आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस भी उनका थोड़ा बहुत डाउनवर्ड जा रहा है। अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे गए हैं। इस ग्राउंड का जो लास्ट मैच हुआ था वो तो हमने कवर करा था, जैसे मैंने पहले बोला भी था कि लास्ट मैच के पहले तक, लास्ट मैच के पहले जो लास्ट उसके पहले मैच था वो काफ़ी पुराना मैच था। रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है, आपको याद ही होगा। फिर भी जो भी चीज़ें हैं और लास्ट मैच में भी वो चीज़ रिपीट हुई है या नहीं वो हम देख लेते हैं। तो पहला मैच जो था वो हेड टू हेड का ही था, ठीक है, ओटागो बनाम सेंट्रल डिशेस का, जहाँ पर आपको देखो आजाज देखने मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनकी बॉलिंग फर्स्ट में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। परफॉर्मेंस तो अभी तक उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं वो, एक आध मैच को छोड़ के। टिकनर है, सेंट्रल डिशन ने चेस कर लिया था ब्रूस और क्लार्कसन के ऊपर डिपेंड करके। क्लार्कसन के भी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, और लास्ट मैच जो हमने कवर करा था वहाँ पे तो हेड टू हेड में भी उनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था, और आखिरी 5 में हर मैच में रन था, लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर पाए। बॉलिंग हालांकि अच्छी करी थी उन्होंने 2 ओवर में, लेकिन विकेट नहीं मिला था। पेसर्स से ज़्यादा विकेट, स्पिनर्स के थोड़े बहुत विकेट्स हैं, और सेंट्रल डिशेस ने यहाँ पर मैच जीत लिया था एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में। वेलिंगटन बनाम मैच हुआ था सेंट्रल डिशेस का, यहाँ पे हमें टिकनर देखने मिल जाते हैं। फील्ड जो कि स्क्वाड में घूम रहे हैं, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा। ब्रेसवेल का एक विकेट, सेंट्रल डिशेस चेज नहीं कर पाए, लेकिन क्लेवर और क्लार्कसन का वापस से आपको स्कोर देखने मिल जाता है। पेसर्स का अपर हैंड, थोड़ा बहुत विकेट स्पिनर्स के लिए भी। सेंट्रल डिशेस बनाम कैंटरबरी का मैच हुआ, यहाँ पे भी क्लार्कसन, ब्रूस और क्लेवर के स्कोर्स हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 20-30 का स्कोर वो बना रहे हैं, 25-30 का स्कोर बना रहे हैं क्लेवर, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेसर्स का अपर हैंड, कैंटरबरी को रोक दिया 153 पे 7 विकेट खो के। टिकनर, अजाज, फील्ड ये मेजर परफॉर्मर्स, और लिनॉक्स ने यहाँ पे 3 विकेट्स निकाल के रखा हुआ था। मैंने कई बार बोल के रखा है कि अगर मतलब जो दोनों स्पिनर्स हैं अजाज और लिनॉक्स, दोनों में से एक को लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा किसको कहाँ पे लूँ, तो लिनॉक्स को लेके चलो, हमेशा वो सेफर ऑप्शन है। अजाज को लेना है तो पहले जब वो अगर पहली बॉलिंग करा रहे हैं तब आप देख सकते हो उनके बॉलिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड बेहतर होते हैं। पिछले मैच के पहले तक जो लास्ट मैच रहा था 2021 का, वो भी हेड टू हेड का ही था। सेंट्रल डिश ने पहले बल्लेबाजी करके वही आपको जो है नाम देखने मिल जाते हैं। विगिंस के थोड़े यहाँ पे नाम ऐड हुए हैं, बाकी क्लेवर, ब्रूस जो और क्लार्कसन का भी हमने कंसीडर किया था। इन तीनों में से मोस्टली ये नाम आते हैं रनों में। पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स, और बॉलरों में से लिनॉक्स रिपीट हुए, ब्रेसवेल का एक विकेट, और ब्रूस ने यहाँ पे बॉलिंग से भी काम करके रखा हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे पेसर्स के ही विकेट्स होते हैं, लेकिन
अगर कोई स्पिनर ऐसे हैं जिनको स्पिन से फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ्लाइट नहीं कराते हैं, पेस वैरी करते हैं, उनके लिए यहाँ पे काम है। और ऑब्वियसली ब्रूस तो उतने बड़े स्पिनर है भी नहीं, उनको भी विकेट्स मिला है। लिनॉक्स ने यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली स्पेशली बॉलिंग सेकंड में विकेट्स निकाल के रखे हुए हैं। लास्ट मैच जो हुआ था, जो कि कुछ दिन पहले ही हुआ, सेंटर ने पहले बल्लेबाजी करके यहाँ पे बनाया था 158 रन, जहाँ पे क्लेवर के स्कोर हैं और यंग ने यहाँ पे स्कोर बना के रखे हुए थे। ब्रूस वगैरह नहीं चले, ब्रूस और क्लार्कसन भी नहीं चले, पेसर्स का अपर हैंड। विलिंगटन ने चेज कर लिया था लास्ट ओवर में जाके, हालांकि ये इजी चेज लग रहा था लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा फंस गया था, लेकिन हो गया चेज। बेवन स्मॉल आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने यहाँ पर 4 विकेट निकाला हुआ था, और इसके पहले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट या 3 विकेट निकाला था। तो लास्ट 2 मैचेस में बेवन स्मॉल ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई है। लिनॉक्स तो चलो है ही कंसिस्टेंट, और टिकनर के भी 1 विकेट रहे हैं। तो इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्कोर्स हमें देखने नहीं मिले हैं। आप नोटिस करोगे कि ये जो 160 के आसपास का टारगेट था वो भी एक टाइम के लिए फंस गया था मैच। उसके पहले यहाँ पर 180 का टारगेट, 181 का टारगेट था जो कि डिफेंड हो गया। 184 का टारगेट वो भी डिफेंड हो गया। 176 का टारगेट वो भी काफ़ी पहले डिफेंड हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि क्लोज मैचेस हुए हैं, काफ़ी पहले वो चीज़ें रुक रही हैं चेजिंग टीम के लिए। और बिल्कुल ये वाला मैच जो था ये खाली चेज हो गया था, और ओटागो की उस टाइम पे बॉलिंग अच्छी होती भी नहीं थी, तो वो बनता है। लेकिन यहाँ पे जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर आप 170 180 के आसपास स्कोर बना देते हो, जो कि यहाँ पे बने भी हैं, तो डिफेंड किया जा सकता है। और लास्ट मैच में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा, 160 के टारगेट में भी फंस गई थी विलिंगटन की बैटिंग। अगर 10-15 रन इधर उधर और होते तो शायद वो मैच जीत भी जाते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम। ठीक है, पेसर्स का ही है यहाँ पे, ऐसा कुछ बॉलिंग डोमिनेशन तो हमने नहीं देखा, लेकिन पेसर्स के मोस्टली विकेट्स हैं। लेकिन अगर बॉलिंग डोमिनेशन की बात हो यहाँ पे, मतलब 130-40 के आसपास टीमों को रोकने की बात हो, या ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स निकालने की बात हो, तब स्पिनर्स का रोल आना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने इस मैच में देखा, 127 पर जब टीम निपट गई तब स्पिनर्स के हमने विकेट्स देखे हैं मोस्टली। उसके पहले जब हमने यहाँ पे भी देखा 136 फॉर 9 जब हुआ, तब भी स्पिनर्स के रोल आना यहाँ पे ज़रूरी था। ठीक है, कुछ बल्लेबाजों का यहाँ पे हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, और फिक्सचर में भी देखा है हेड टू हेड में, जिनमें से ब्रूस, क्लार्कसन, क्लेवर, इनके नाम हमने देखे हैं। बॉलरों में से लिनॉक्स का नाम हमने कई बार देखा है, यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं। ठीक है, ये है सारी चीज़ें जो बताने लायक था। क्लार्कसन बॉलिंग भी कराते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन रिकॉर्ड थोड़े बहुत है। डॉग ब्रेसवेल का कंसिस्टेंट 1 आध विकेट करके है, बहुत हाइप करने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। और पिछले मैच को देखने के बाद जो मेरे को समझ आया कि यहाँ पे जितना आप स्लो बॉलिंग करा सकते हो, जितना वेरिएशन पे डिपेंड कर सकते हो, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। बेवन स्मॉल ने सिर्फ 4 विकेट नहीं निकाले, उन्होंने 1 मेडन भी दिया था, जो बहुत बड़ी बात है। और 22 रन सिर्फ बाकी के 3 ओवर्स में, तो अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने। विकेट तो चलो कैसे भी मिल सकता है किसी को, लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई थी, उनको हेल्प मिल रहा था कंडीशन से, जो मुझे समझ में आया था। और अगर आप बल्लेबाजों को भी देखोगे, जो बल्लेबाजों ने स्कोर बनाया होगा, मोहम्मद अब्बास जो जनरली बहुत स्लो खेलते हैं और उतना फास्ट नहीं खेल पाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इजी बन गया था, जबकि स्टार्ट उन्होंने बहुत स्लो किया था। तो ऐसे प्लेयर्स जो यहाँ पे टाइम लेके खेल सकते हैं, और ऐसे बॉलर्स जो यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, स्लो बॉलिंग करा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे काम है। हमने टॉम ब्रूस को भी परफॉर्म करते हुए देखा, बेवन स्मॉल को लास्ट मैच में देखा, तो ऐसी चीज़ें हमने नोटिस की हैं। ठीक है, देखते हैं अभी सेम कंडीशन रहता है या नहीं कल के मैच में भी, लेकिन ऐसी चीज़ें जो मैंने लास्ट मैच जो नोटिस किया था, वो चीज़ मेरे को ये देखने मिली है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, तो उम्मीद है कि सेम ही स्क्वाड रहेगा और ज़्यादा कुछ मेजर चेंज कुछ ऐसा नहीं होगा। एक चेंज हालांकि हो भी सकता है, वो है क्लार्कसन का। ये न्यूजीलैंड के नेशनल टीम के साथ जुड़ सकते हैं, तो अगर ये नहीं खेलते हैं तो आपको तो वो पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैंने इनका नाम लिख रखा है। क्लार्कसन अगर नहीं खेलते हैं तो जिस प्लेयर का रोल बढ़ जाएगा वो है विल क्लार्क। इनको था शायद थोड़ी बहुत बॉलिंग तब जाके मिल जाए, अगर इनके जगह पे कोई एक्स्ट्रा बॉलर ऐड नहीं होता है तो, लेकिन वो तब की बात है। इस पॉइंट को याद रखना, जैसे कि आज के मैच में मैंने मिशेल हेल के बारे में बता के रखा हुआ था, उनका तो पता भी नहीं था खेलेंगे या नहीं, लेकिन मैंने बोला था अगर वो खेलते हैं डेफिनेटली लेना है उनको। इस मैच में बता रहा हूँ मैं, अगर क्लार्कसन नहीं खेलते हैं और उनके जगह पे कोई लाइक टू लाइक बॉलर यूज़ नहीं करती है टीम, तब जाके विल क्लार्क का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। मैंने हमेशा बोला है ये टैलेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, बस इनको ढंग से यूज़ करती नहीं है टीम। बैटिंग कभी कभी मिल भी जाती है, लेकिन बॉलिंग अगर नहीं मिले तो इनको मतलब उतना भरोसा कर पाना मुश्किल होगा। बाकी जिन प्लेयर्स के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, बाकी
विल यंग हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। क्लेवर कीपर सेक्शन में ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कीपर बन जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रूस इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बॉलिंग भी कराते हैं कभी कभी और यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है इनका बॉलिंग से। क्लार्कसन फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बस इनको ढंग से यूज़ करा जाए तो और ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस होगा। बैटिंग से भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बॉलिंग से भी कुछ विकेट्स निकाल के रखे हैं स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में। बाकी अगर स्पेस का इशू आ जाए स्पेशली रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में, तब हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ब्रेसवेल, उसके बाद विल क्लार्क, बेवन स्मॉल, अजाज पटेल, लेनॉक्स टिकनर। इनमें से जो जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे और हमारे कोर पे बने रहेंगे वो हैं ब्रूस, क्लेवर, शायद क्लेवर या विल यंग में से कोई एक, लेनॉक्स और बेवन स्मॉल को अब हम कंसिडर करना चाहेंगे लास्ट 2 मैच में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, और उनको हेल्प भी मिल रहा था वो देख के बेवन स्मॉल हमारे कोर में रहेंगे। ठीक है, अगर आप बेवन स्मॉल को अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो विल यंग, क्लेवर दोनों को ले लो, ब्रूस और लिनॉक्स ये हमारे 4 पे रहेंगे। और अगर बेवन स्मॉल पे भरोसा कर पा रहे हो तो बेवन स्मॉल को ऐड कर लो, विल यंग और केवल में से किसी एक को लो। तो ये है 4 जो हमारे कोर्ट पे रहेंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को हम ऐड करेंगे, विल यंग और क्लेवर में से आपने जिसको भी छोड़ा वो, क्लार्कसन और ब्लेयर टिकनर या अजाज में से कोई एक। अजाज को अगर कंसीडर करना है तो बॉलिंग फर्स्ट में करना है। बात करते हैं ओटागो की तरफ से, तो रदरफोर्ड के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हालांकि ये कंडीशन मुझे लगता नहीं कि उनके लिए बहुत फेवरेबल होगा। इतना इजी नहीं होगा ऐसे बल्लेबाजों के लिए जो पहले बॉल से हिट करने की मेंटालिटी रखते हैं। सेम मैं कहूँगा गिब्सन के लिए। गिब्सन के बैटिंग परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं रहे हैं लास्ट कुछ मैचेस में, जिसके वजह से उनका हाइप बढ़ रहा था। बॉलिंग से हालांकि वो कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। डेल फिलिप्स को बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है ग्लेन फिलिप्स के जाने के बाद। ग्लेन फिलिप्स ऑब्वियसली स्क्वाड में नहीं है, न्यूजीलैंड के नेशनल टीम में वो जुड़ेंगे, तो अगर वो होता है तो डेल फिलिप्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट जब उनको बैटिंग मिली थी ढंग से, उन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, हिटिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी अगर थोड़ा बहुत टाइम लेके सेट हो जाए तो। फॉक्स ग्रुप तो मस्ट हैव है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ल्यू जॉनसन, मैक्स काउ होंगे, ओली वाइट या जॉर्जेसन में से कोई एक खेलेंगे। टीम ओली वाइट को खिला रही थी। जॉर्जेसन काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा, भरोसा नहीं किया जा रहा उनके पे। बेन लॉक्रोस, उनका मेमोरी काफ़ी अच्छा रहेगा इस फिक्चर के लिए, क्योंकि लास्ट हेड टू हेड में इन्होंने बैटिंग से जितवाया था, बॉलिंग से तो नहीं। हेजलडाइन, ट्रेविस मूलर और जेकब डफी, इनमें से जेकब डफी के देखो कुछ रिकॉर्ड्स लॉन्गर फॉर्मेट में है, और जेकब डफी एक ऐसे बॉलर है, अगर ये मोमेंटम इनको गेन हो जाए, अगर उनके लगातार बैट मैचेस चलते रहते हैं 4-5 अगर चल गए, उसके बाद जैसे वो एक अच्छा मैच खेल लेते हैं ना, तो वो लगातार 3-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मैंने पास्ट में देख रखा है। तो जेकब डफी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर बन सकते हैं। हालांकि अगर हम लास्ट मैच को हटा दें तो ओवरऑल उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इस पूरे सीज़न में, ना सिर्फ सुपर स्मैश में, पूरे सीज़न में। लेकिन ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, तो जेकब डफी को कंसीडर करते रहना, ठीक है। और उनके पास जो वेरिएशन वगैरह भी हैं कि जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं इस कंडीशन पे। इसके अलावा जिस प्लेयर्स के साथ हम हमारा कोर जो है कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा जिस प्लेयर का हम कोर कंप्लीट करेंगे, फॉक्सक्रोट है, गिब्सन को भी लेके ही चलो। ओपनिंग आ रहे हैं, 4 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं, क्रिटिकल जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना ले। और रदरफोर्ड सेफ जाना है तो, या फिर डेल फिलिप्स, इन दोनों में से किसी एक को लेके अपना कोर जो है हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डेल फिलिप्स की कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, बस मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उनको जो कंडीशन पसंद है उस कंडीशन के हिसाब से उनको इंपॉर्टेंस बढ़ सकते हैं। डेल फिलिप्स को तभी कंसिडर करना अगर उनको बैटिंग में प्रमोशन मिले, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स नहीं होंगे, इसीलिए अगर फिर से नीचे आते हैं बैटिंग में तब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर देख सकते हो, हेजलडाइन मैंने लास्ट कुछ मैचेस में ही बता के रखा हुआ है, जनता जाएगी मूलर के साथ। मूलर भी बुरे ऑप्शन नहीं है, बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली देखा जा सकता है। हेजलडाइन जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने करा है लास्ट मैच के अलावा उसके पहले तक, बहुत बढ़िया बॉलिंग उन्होंने कराई है, और ओपनिंग स्पेल में वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। और सेंट्रल की तरफ से अगर आप देखोगे तो उनके जो विल यंग का एक इनिंग्स अगर आप हटा दो और बेली विगिंस, ये दोनों जल्दी विकेट देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हेजलडैन के पास अच्छे मौके आए अच्छी बॉलिंग के साथ विकेट्स निकालने के लिए भी। तो अगर एक्स्ट्रा प्लेयर्स आप लेने की सोच रहे हो तो हेजलडैन को बॉलिंग से कंसीडर कर सकते हो। लॉक्रोस काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। रिसेंटली फोर्थ ट्रॉफी का जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे भी लॉक्रोस ने 2 या 3 विकेट्स निकाल के रखे हैं। इनकी मेमोरी अच्छी रहेगी इस टीम के अगेंस्ट, बैटिंग से परफॉर्म करा है उन्होंने। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कोई ऑप्शन होंगे जिनको आप लेना चाहोगे स्मॉल लीग में। मतलब फॉक्सक्रोफ्ट, गिब्सन, डफी, रदरफोर्ड या फिलिप्स में से कोई एक, ये 4 हमारे कोर पे रहेंगे। इसके अलावा हेजलडाइन या मूलर में से कोई एक या दोनों को लेके चलो, और लॉक्रोस, ये 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स होंगे ओटाको की तरफ से, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहते हो इनके टीम के प्लेयर्स के साथ।
बेंच पे ये दोनों प्लेयर्स होंगे। अच्छा, ओली वाइट या जॉर्जिसन में से कोई एक खेलेंगे, मैंने बोल दिया। और फील्ड तो घूमते रहते हैं, इनको खिलाया नहीं जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ब्रूस ब्रेसवेल के आसपास लोग जा सकते हैं। हालांकि ब्रूस का परफॉर्मेंस अभी तक उस तरह का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बैटिंग से बॉलिंग भी काम पे आ जाती है, तो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन है। बेवन स्मॉल लास्ट 2 मैच के बाद इनका परसेंटेज बहुत हाई होगा, अभी इनको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। यंग भी बैटिंग सेक्शन में ऑलमोस्ट सबके टीम में होंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, बिल्कुल देखा जा सकता है। और उसके बाद इनके साथ आप क्लेवर को भी कंसिडर कर सकते हो। क्लार्कसन अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, बस रिसेंट टाइम्स में वो नहीं हुआ है। कल के मैच में शायद नहीं भी खेल सकते हैं, न्यूजीलैंड के नेशनल टीम में अगर वो जुड़ जाए तो। स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है तो पता नहीं। और अजय पटेल अगर लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में, नहीं तो लेना तो आपकी टीम में है ही। यहाँ से गिब्सन फॉक्सक्रॉप परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे। फॉक्सक्रॉप का तो बनता भी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। गिब्सन अगर बॉलिंग हटा दिया जाए तो बैटिंग से कुछ खास नहीं, लेकिन बॉलिंग क्योंकि प्रॉपर्ली वो करवा रहे हैं अभी, जो पिछले सीजन तक उतना नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है, क्रिटिकल जगह पे करा रहे हैं, तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। रदरफोर्ड उसके बाद बैटिंग से, मूलर डफी में से बॉलिंग, लॉकरोज डेल फिलिप्स, ये हमारे बाकी ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, अभी के लिए मैंने इन 9 प्लेयर्स को रख रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में जनता जो जा रही है, ब्रेसवेल के साथ जा रही है, ले सकते हो आप, मैं कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ ये। और ये बैटिंग से अगर चलने लग गए तो बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, ये तो पता ही होगा आपको। हालांकि ये कंडीशन उतना इजी शायद नहीं हो उनकी बैटिंग के लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, एक आध विकेट है, बैटिंग से कुछ रन नहीं है इनका इस फिक्चर में। क्लार्कसन हम लेते, लेकिन वही बात है कि इनके बैटिंग में बहुत परफॉर्मेंस इतना अच्छा कुछ नहीं आया है, बॉलिंग भी कम ही मिल रही है, और हो सकता है कल के मैच में ना खेले। अगर वो खेलते हैं डेफिनेटली ट्रायबल ऑप्शन है। अगर क्लार्कसन नहीं खेलते हैं और उनके जगह पे टीम किसी बॉलर को इंक्लूड नहीं करती है, तब विल क्लार्क को कंसिडर कर लेना। इनको बैटिंग मिल जाती है, और अगर बॉलिंग और मिल जाती है इनको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। बॉलरों में से मैंने डफी, लिनॉक्स और स्मॉल को लिया है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, टिकनर अच्छे ऑप्शन है, ग्राउंड्स पे थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस इनके हैं। अजाज पटेल अगर लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में लेना, बॉलिंग सेकंड में कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। ट्राविस मूलर का भी वही सीन है, बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, तो ये इनका एडेड एडवांटेज है। और हेजल्टन का मैंने बता दिया, हेजल्टन लॉक्रोस दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। स्पिनर्स के लिए यहाँ पे विकेट्स हैं, और इनका जो मेमोरी होगा इस टीम के अगेंस्ट में अच्छा होगा, बैटिंग से उन्होंने परफॉर्म करा है, और रिसेंटली फोर्थ ट्रॉफी में भी उन्होंने विकेट्स निकाल के रखे हुए हैं। मेरी मानोगे तो ये 3 मेरे प्रेफरेंस में आते हैं। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ टॉस किसी एक बॉलर को अगर आप लेना चाहते हो तो वो टिकनर है, अजाज पटेल, ट्राविस मूलर बॉलिंग फर्स्ट में। और अगर ओटागो की तरफ से आपको कुछ ज़्यादा बॉलर लेने हैं, जिसका सजेशन मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ओटागो ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, तो ये हेजल्टन, लॉकरोज अच्छे ऑप्शंस हैं। लॉकरोज बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से ये 3 ही मुझे दिख रहे हैं। डेल फिलिप्स शायद आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो कर सकते हो रदरफोर्ड के जगह पे, बाकी मेरे को नहीं लग रहा कि अगर आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये 3 सही है। ऑलराउंडर में क्योंकि प्लेयर्स थोड़े से कम हैं, तो हमारे पास बॉलर सेक्शन से प्लेयर्स ज़्यादा लेने के लिए ऑप्शंस हैं। फिलहाल तो 2 हम ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो और भी बॉलर्स ऐड कर सकते हो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैप्टन मास्टर में चॉइस की बात करें, फॉक्सट्रॉट कैप्टन अच्छे ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉलिंग भी करा लेते हैं। और अभी ग्लेन फिलिप्स नहीं खेलेंगे तो इनकी बॉलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। टॉम ब्रूस वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इनके बैटिंग से रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा है। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच में थोड़ा आपको फंसता हुआ मैच देखने को मिल सकता है, फ्री फ्लोइंग हाई स्कोरिंग मैच शायद देखने ना मिले, तो इसीलिए मैंने ऐसे ऑप्शंस के साथ ही कंसिडर करने का सोचा है जो मेरे को बॉलिंग कुशन दे सकते हैं। अगर बैटिंग में से देखना है तो टॉम ब्रूस वहाँ पे भी आ जाते हैं विलियम के साथ। रदरफोर्ड ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स हैं, टीम में हमारे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कंडीशन उनके लिए बहुत फेवरेबल होगा। बाकी बॉलरों में से बात करें, लिनॉक्स, बेवन स्मॉल दोनों अच्छे ऑप्शन हैं। और ओटाको की तरफ से देखना है तो लॉक्रोस एक अच्छे ऑप्शन है बड़ी लीग में कैप्टनसी के लिए, स्पेशली क्योंकि वो बैटिंग कर सकते हैं इसीलिए। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।